नमस्कार। इस वीडियो में हम आरोह पाठ्यपुस्तक की एक कविता उषा का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसे लिखा है हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह जी ने। श्री शमशेर बहादुर सिंह जी के हिंदी के क्षेत्र में आने और कवि बनने की एक बड़ी ही रोचक घटना है, जिसे मैं आपको बताना चाहूँगी। वास्तव में शमशेर जी कला के क्षेत्र में अध्ययन करना चाहते थे। वे एक चित्रकार बनना चाहते थे और इसलिए अपने जन्म स्थान देहरादून से वे दिल्ली आ गए। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर थी और इसलिए उनकी मुलाकात एक बार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन से हुई, जो उस समय हिंदी के बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध कवि रहे। और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर शमशेर बहादुर सिंह जी ने कला का अध्ययन छोड़ हिंदी के क्षेत्र में उच्च अध्ययन करने के लिए सोचा और इस तरह वे दिल्ली से इलाहाबाद आ गए और यहीं पर उन्होंने अपनी एमए की पढ़ाई की और आगे फिर हिंदी के क्षेत्र में वे बढ़ते गए और धीरे धीरे उन्होंने कविताओं की रचना भी आरंभ कर दी और इस तरह वे हिंदी के एक प्रगतिवादी कवि बन गए। उनके विषय में थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूँगी। उनका जन्म 13 जनवरी 1911 देहरादून में हुआ। शमशेर बहादुर सिंह जी को प्रगतिवादी विचारधारा के कवि के रूप में जाना जाता है। प्रगतिवादी कवि हम उन कवियों को कहते हैं जिन्होंने नए विषयों पर कविताएं लिखी, जिन्होंने सर्वहारा वर्ग को, जो बिल्कुल शोषित वर्ग हमारा रहा, वंचित वर्ग रहा, जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, उन्हें अपनी रचना का विषय बनाया। वे एक निबंधकार और कहानीकार के रूप में भी जाने जाते हैं। उनके कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो उन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका रूपाव में कार्यालय सहायक के रूप में अपना कार्य आरंभ किया। कहानी त्रिलोचन के साथ नया साहित्य, बम्बई में कम्यून में रहते हुए माया में सहायक संपादक रहे। नया पथ और मनोहर कहानियों में संपादन में सहयोग किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान की एक महत्वपूर्ण परियोजना उर्दू हिंदी कोश, कोश यानी शब्दकोश को कहा जाता है, डिक्शनरी को, तो उर्दू हिंदी कोश यानी उर्दू और हिंदी के शब्दों का एक शब्दकोश का उन्होंने संपादन किया। प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय के वे अध्यक्ष भी रहे। तो इस तरह से इनका कार्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। इनकी कविता संग्रहों की बात की जाए तो उन्होंने कुछ जो कविताएं लिखी हैं वो कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, उदिता, अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये इनकी कविता संग्रहों के नाम हैं, जिसमें अनेक कविताएं, हर रचना एक अपने आप में पुस्तक है। इनका निबंध संग्रह 2 आव प्रकाशित हुआ। कहानी संग्रह में एकमात्र कहानी संग्रह का नाम आता है प्लाट का मोर्चा। इनके उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें कई तरह के पुरस्कार और सम्मान भी प्रदान किए गए, जिनमें है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये पुरस्कार उन्हें चुका भी नहीं हूँ मैं इस रचना के लिए दिया गया। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार और कबीर सम्मान आदि इन्हें देकर सम्मानित किया गया और इनके योगदान को रेखांकित किया गया। कवि के द्वारा उषा कविता की रचना की गई है। इसे पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस कविता में प्रकृति के बहुत सुंदर रूप का वर्णन किया गया है। सुबह के समय जब सूर्योदय नहीं हुआ है, अभी रात बीत गई है और सूरज निकलने से पहले आसमान में जो दृश्य होता है वो कितना रंग बिरंगा सुंदर दृश्य होता है, उस दृश्य को कवि ने अपनी इस कविता में समेटा है। उषा का अर्थ है प्रातः काल, यानी रात और सूर्योदय के बाद के बीच का जो समय है, जब अंधेरे से हम धीरे धीरे उजाले की तरफ आसमान बदलता है, तब उसमें कई रंगों का संयोजन दिखता है। बड़ा ही जादुई रूप होता है उस समय आसमान का, जो हर समय एक नए रंग में बदल जाता है। कवि ने अपनी कल्पना की कलम से उस सुंदर रूप को इस कविता में कैसे समेटा है, हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। तो कविता का शीर्षक है उषा। आइए देखें उसके बारे में कवि क्या बताते हैं। हिंदी साहित्य में सौंदर्य के अद्वितीय चितेरे शमशेर आजीवन प्रगतिवादी विचारधारा के समर्थक रहे।
उन्होंने प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को मानवीय जीवन चित्र के रूप में अभिव्यक्त किया। यह कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। कवि सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करते हैं जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लीपा चौका है और स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। इसमें रंग है, गति है, भविष्य की कल्पना है। मैंने आपको कवि के परिचय में बताया था कि वे एक चित्रकार बनना चाहते थे। इस कविता को पढ़ के आपको ये अनुमान हो जाएगा कि वास्तव में ये किसी चित्रकार का ही काम है जो आसमान के इतने सुंदर रंगों की कल्पना कर सकता है, उसे अपनी कविता में लिख सकता है। इस कविता का अध्ययन आरंभ करते हैं। कविता इस प्रकार है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ये कविता बच्चों उनके कविता संग्रह टूटी हुई बिखरी हुई, इस संग्रह से इस कविता को लिया गया है। बहुत छोटी सी संक्षिप्त सी कविता है जिसमें उषा काल के समय आसमान की सुंदरता का वर्णन किया गया है। बच्चों ऐसी ही सुंदरता सूर्यास्त के बाद भी रहती है आसमान में, लेकिन इन दोनों में अंतर है। प्रातः काल का जो आसमान होता है उसमें एक ताजगी होती है, एक नवीनता होती है और उसमें एक नमी होती है। तो ये जो विशेषता है ये संध्याकालीन आसमान में आपको नहीं दिखेगी। वो जो ताजगी सुबह है वो संध्या काल के आसमान के दृश्य में नहीं मिलती हमको। वातावरण में एक जो है नमी है सुबह के समय, तो उसे इस कविता में किस तरह बताया गया है आइए देखते हैं। कवि ने देखिए जो प्रातः काल का जो आसमान है, उषा काल के समय जो आसमान है, उसे कई तरह से तुलना करते हुए समझाते हैं हमको। कई तरह के उपमानों का प्रयोग किया गया है। इस कविता में आपको बहुत से उपमान मिलेंगे। उपमान का अर्थ है जिससे तुलना की जाए। इसे आप लिख सकते हैं। उपमान का अर्थ है जिस वस्तु या जिस व्यक्ति से हम किसी की तुलना करते हैं। जैसे हम कहें अगर कि चांद जैसा सुंदर मुख, किसी के सुंदर मुख को बहुत अच्छा कहने के लिए हम कहते हैं कि चांद जैसा सुंदर मुख। तो हमने मुख की तुलना किससे कर दी? चंद्रमा से, चांद से, उसकी सुंदरता से कर दी। तो यहाँ चंद्रमा उपमान हुआ। बच्चों उषा कविता विभिन्न उपमानों से सजी हुई एक बहुत प्यारी सी सुंदर सी कविता है। तो चलिए इस कविता का विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील झल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। बच्चों ये छोटी सी कविता है जो शमशेर जी के कविता संग्रह टूटी हुई बिखरी हुई से लिया गया है। तो चलिए आरंभ करते हैं। जिस कविता है इसमें बहुत सारे उपमान आए हैं, एक एक करके चलिए उन उपमानों से हम परिचित होते हैं। कवि ने सबसे पहले बात की है कि जो प्रातःकालीन आसमान है, उषाकालीन आसमान है, वो बहुत नीले रंग का था, क्योंकि अभी अभी रात बीती है और सूर्य अभी निकला नहीं है। सूरज के उगने से पूर्व अंधेरा रहता है। आसमान में एक नीलिमा रहती है, नीला रंग रहता है, और ये नीले रंग से सजा हुआ आसमान कैसा लग रहा है कवि को? जैसे ये आसमान नहीं, नीले रंग का कोई शंख रखा हुआ है। आसमान नीले शंख जैसा लगता है। तो यह पहला उपमान है, नीला शंख। अगले उपमान को देखते हैं। कविता आगे बढ़ती है। जैसे जैसे समय बीतता है, आसमान में ये जो नीला रंग था धीरे धीरे करके अब सलेटी रंग में बदल गया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा प्रकाश फैल रहा आसमान में
और नीला रंग जो है धीरे धीरे सलेटी रंग में बदल चुका है। तो अब इस नए रंग के आसमान को वो किससे तुलना करके बता रहे, उसे देखिए। भोर कानब राख से लीपा हुआ चौका। जो भोर का, उषा काल के बाद धीरे धीरे भोर हो रही है, सुबह हो रही है, तो वो जो आसमान है वो सलेटी रंग का है। और वो कैसा लग रहा है, जैसे राख से लीपा हुआ चौका है। जैसे वो आसमान नहीं है, वो राख से लीपा हुआ चौका है। बच्चों, चौका रसोई को कहा जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर जो महिलाएं हैं, वहाँ जो खाना बनाती हैं वो उसे चौका कहते हैं उस स्थान को। और उस चौके की वो सुबह सुबह लिपाई करती हैं, जिससे कि उनका चौका साफ सुथरा हो जाए और वहाँ वो रसोई का काम कर सकें। और ये लिपाई का काम मिट्टी से, गेरू से या फिर राख से किया जाता है। जैसे घर में पोछा लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ये जो ग्रामीण महिला है, ये अपने चौके को लीप के, यानी उसको घोल बना के राख या मिट्टी का, उससे उस चौके को वो पोंछ देती है, जिससे कि क्या होता है कि वो साफ सुथरा हो जाता है, सूखने के बाद साफ हो जाता है। तो ये जो आसमान है जो सलेटी रंग में बदल चुका है, ये राख से लीपे हुए चौके जैसा दिखाई दे रहा है। और इसकी विशेषता देखिए, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कोष्ठक में, अभी गीला पड़ा है। ये जो आसमान है इसमें एक नमी है। असल में सुबह का जो समय होता है बच्चों, उसमें नमी होती है और ये नमी ही सुबह की ताजगी है। अन्यथा ऐसा दृश्य तो सूर्यास्त के बाद भी दिखता हमको। तो ये प्रातःकालीन आसमान की, वातावरण की जो ताजगी है वो नमी से भरी होती है। इसीलिए यहाँ विशेषण बताया गया है कि वो अभी गीला पड़ा है, आसमान थोड़ा भीगा हुआ सा है, गीला है। फिर कविता थोड़े और आगे बढ़ती है। जैसे जैसे देखिए समय बदलता है, आसमान का रंग भी बदलता जाता है। पहले वो नीले रंग का था, फिर वो स्लेटी रंग का हुआ। अब आसमान में एक नया रंग आ चुका है। समय बढ़ा और अब क्योंकि सूर्य निकलने वाला है, तो सूर्य निकलने से पहले उसकी किरणें आसमान में भर गई हैं। और आसमान में देखिए 3 रंग है, एक और नीला रंग है, फिर स्लेटी है, और अब एक केसरिया रंग आ चुका है, जिसके लिए कवि लिखते हैं, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो। यहाँ जैसे धुल गई हो में एक संभावना है, संभावना है कि ऐसा हो गया है, ऐसे लगता है। ये जो आसमान है सुबह का, ये देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है। आप सुबह अगर उठते हैं तो ऐसा नज़ारा आपको रोज़ देखने को मिलेगा। यहाँ जो सिल की बात कर रहे हैं बच्चों, सिल, इसे आप देख के समझ में आ रहा होगा आपको, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर ये मिक्सर ग्राइंडर वगैरह नहीं होते हैं, तो वहाँ पर अनाज या मसाले आदि पीसने के लिए ये पत्थर की सिल होती है। ज़रूर देखा होगा आप लोगों ने। तो इस कविता में भी देखिए जो उपमान है, ये सिल अगला उपमान है। सिल पर देखिए केसर पीसने से क्या होगा, जगह जगह केसर उस पर बिखर जाएगी। सिल का रंग गहरा है और केसर का रंग केसरिया है। तो आसमान कैसा लग रहा है, कहीं तो उसमें गहरा रंग है, सिल जैसा गहरा रंग है, और कहीं पर केसरिया रंग जैसा लाल, उसमें लालिमा दिखाई दे रही है। तो ये जो आसमान का जो रंग है ना, सुंदर रंग, कहीं पर वो काले रंग का है, कहीं नीले रंग का है, और उसमें फिर केसरिया रंग है। अब इसकी तुलना कैसे करते हैं वो, कि ऐसा लग रहा है, यहाँ संभावना देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे ये आसमान न हो करके काली सिल हो, जिस पर अभी अभी कोई महिला केसर पीस कर गई हो। केसर पीसने से क्या हो रहा है कि सिल पर इधर उधर केसर फैल गया है। तो आसमान बिल्कुल वैसे ही सिल पर पीसे गए केसर की जैसा दृश्य दिखाई देता है। आसमान में बिल्कुल वैसा ही दृश्य दिखाई दे रहा है। इस समय आसमान कई रंगों में बदल चुका है। तो यहाँ संभावना है। देखिए आगे बढ़ते हैं अगले उपमान की ओर। इसी दृश्य को, जहाँ पर वो काले सिल पर बिखरे केसर जैसा आसमान दिख रहा था, उसी दृश्य को वो एक और तरह से समझा रहे हैं। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कवि कहते हैं कि आसमान कैसा लग रहा है, जैसे ये आसमान काले रंग की स्लेट हो और किसी शरारती बच्चे ने इस स्लेट पर जगह जगह लाल खड़िया फैला दी हो। खड़िया असल में चौक को ही कहा जाता है। पहले चौक से नहीं लिखा जाता था, ये खड़िया मिट्टी का प्रयोग करते थे।
खड़िया जो एक प्रकार की मिट्टी है जो ज़मीन के अंदर से निकलती है, तो इस मिट्टी से किसी भी गहरे रंग की वस्तु पर या स्थान पर लिखा जा सकता था। तो यही चौक का काम करती थी पहले। तो खड़िया यानी चौक के जैसे मिट्टी। तो आसमान कैसा दिख रहा है? जैसे वो स्लेट हो कोई, और किसी बच्चे ने शरारत करके लाल रंग की खड़िया, वो जो केसरिया रंग है, वो ऐसे लग रहा है कि लाल रंग की खड़िया फैला दी है किसी बच्चे ने शरारत करते हुए। तो आसमान उस स्लेट जैसा लग रहा है जिस पर लाल रंग किसी बच्चे ने फैला दिया हो, खड़िया फैला दी हो। बिल्कुल वैसा ही रंगीन आसमान दिखाई देता है। समय और आगे बढ़ता है और अब आसमान में एक नया परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन कैसा? देखिए, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। थोड़ा समय और आगे बढ़ा है। पहले आसमान नीले रंग का था, स्लेटी रंग का हुआ, फिर उसमें जो है स्लेटी रंग में एक लालिमा आ गई, केसर जैसी लालिमा, और अब आसमान एक नए रंग में बदल रहा है। असल में अब सूर्य की किरणें आ चुकी हैं आसमान में, और किरणों के आने से क्या हो रहा है? ये नीला, स्लेटी और ये केसरिया हल्का रंग, ये सब गायब हो चुके हैं। सूर्य अब निकल चुका है, और जब सूर्य निकल जाता है तो उस सूर्य की परछाई नदी के जल में दिखाई दे रही है। नदी के जल में वो लहराता हुआ जो उसकी परछाई दिखाई दे रही है, उसके लिए कवि ने देखिए इतनी सुंदर कल्पना की है कि जैसे कोई गोरे रंग के शरीर वाली कोई युवती हो, और वो नीले रंग के पानी में उसका चेहरा दिखाई दे रहा है। जैसा इस चित्र में आप देख सकते हैं कि नीले रंग के पानी में किसी गोरे रंग के शरीर वाली युवती, ये कोई पुरुष भी हो सकता है, यहाँ महिला के लिए विशेष रूप से लिखा गया है। गोरे रंग के होने की वजह से महिला का चित्रण यहाँ पर मान के चलते हैं कि वो किसी गोरे रंग के शरीर वाली कोई युवती हो, उसका चेहरा झलक रहा है। असल में यहाँ पर कल्पना की गई है, ये कोई युवती या किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। ये जो परछाई दिख रही है गोरे रंग की, ये सूर्य की परछाई ही तो हो सकती है। जब सूर्य निकलेगा तो परछाई सूर्य की ही दिखाई दे रही है, क्योंकि वो सुनहरा है सूर्य। परछाई भी साफ गोरे रंग के दिखाई देती हमको, सुनहरी परछाई। और वो पानी, नदी के लहराते पानी पर वो परछाई भी लहरा रही है। तो बहुत ही सुंदर अद्भुत सा नज़ारा है। कवि ने सीधे तौर पर नहीं कहा कि सूर्य निकल चुका है। यहाँ पर ये जो चित्रण कर रहे हैं ना कि नीले रंग के पानी में किसी की झिलमिलाती देह, ये और कोई नहीं, ये सूर्य है जिसकी परछाई पानी में दिखाई देती है। यहाँ भी संभावना देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त कल्पना हुई है कि नीले रंग के जल में किसी की परछाई झिलमिलाना, गोरे रंग के शरीर वाले किसी व्यक्ति की परछाई झिलमिलाना। तो ये कल्पना बेटे बिंब है, कल्पना को ही हम बिंब कहते हैं। तो ये कविता बिंबों से भरी हुई है, उपमानों से भरी हुई है। और अब कविता की आखिरी पंक्तियां हैं। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अंत में कवि कहते हैं कि जैसे ही सूर्य निकल आता है, वैसे ही सूर्य के निकलने के बाद पूरा प्रकाशित हो जाता आसमान। तब ना नीला रंग बचता है, न स्लेटी रंग बचता है, न गहरा रंग बचता है। तब सिर्फ सूर्य का प्रकाश पूरे आसमान में दिखाई देता है। और सूर्य के उदित होने से उषा काल का जो रंग बिरंगा सुंदर नज़ारा था, जो बिल्कुल किसी जादू की तरह मन को सम्मोहित कर रहा था, कवि का ध्यान खींच रहा था, ये सुंदर जादुई नज़ारा सूर्योदय के होते ही कहीं खो जाता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब सूर्योदय हो चुका है। तो ये कविता का भावार्थ था बच्चों। अगले वीडियो में इसके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, इसके उपमानों की बात की जाएगी। तो उस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।